नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड राज्य में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है और इसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिक, जो विवाहित नागरिक हैं और जो सरकारी शिक्षक कर्मचारी हैं, उनको अपने विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। जिन साथियों का विवाह 26 मार्च 2010 से पूर्व हुआ होगा उनके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन जिनका विवाह 26 मार्च 2010 के पश्चात हुआ होगा उनको अपने विवाह का पंजीकरण कराना आवश्यक हो गया है। तो यूसीसी सिविल कोड में जो नियम दे रखे हैं, 27 जनवरी 2025 के पश्चात जिनका विवाह होगा तो विवाह की तिथि से 6 माह के भीतर भीतर उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, जो कि एक निर्धारित शुल्क पर निर्धारित किया जाएगा। लेकिन यदि वो 6 माह के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो फिर उनसे पेनल्टी ली जाएगी, अतिरिक्त फीस का चार्ज लिया जाएगा। इसी प्रकार 26 मार्च 2010 से 27 जनवरी 2025 के मध्य जिन कर्मचारियों, शिक्षक या नागरिकों का विवाह हो रखा है और उनका अभी तक वैवाहिक पंजीकरण नहीं हो रखा है, तो उनको यूसीसी की ऑफिशियली वेबसाइट में पहले अपना साइन अप करना होगा। उसके पश्चात उनको लॉगिन करके ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करना होगा और उसके पश्चात उनको वैवाहिक जो आपका रजिस्ट्रेशन है, मैरिज सर्टिफिकेट है, वो इश्यू कर दिया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम देने वाले हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। जब आप यूसीसी की वेबसाइट में इन डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो अचानक से आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें आपका डोमिसाइल या स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पत्नी का डोमिसाइल, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पत्नी की फोटोग्राफ्स हो गई, आपकी फोटोग्राफ्स हो गई, पत्नी का बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कक्षा 10 की मार्कशीट या फिर पैन कार्ड की फ़ोटो, ये सब आप पहले से ही खींच के रख दें और इनको 100 KB से कम में रिसाइज करके रखें और इनका एक फ़ोल्डर बना दें, बाय नेम फ़ोल्डर बना दें। तो इससे आपको आसानी होगी, चाहे आप अपने मोबाइल से कार्य कर रहे हो, चाहे लैपटॉप से कर रहे हो, चाहे PC से कर रहे हो या फिर अपने टैबलेट से कार्य कर रहे हो। तो पहले इन सब की फ़ोटोज़ खींच के आप इनको रिसाइज करें, 100 KB से कम में रखें और इनको पहले से ही रख दें। जैसे आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है या स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, अधिवास निवास प्रमाण पत्र, ये सब डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं इनका आप पहले से ही फ़ोटोग्राफ्स खींच के रख दें। तो आज के वीडियो में हम ये स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप किस प्रकार से इसका आवेदन कर सकते हैं और आपको कितने दिनों के भीतर भीतर आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो प्राप्त हो जाएगा यूसीसी की ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बनी रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा व से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाते हैं। यूसीसी में अपने विवाह के पंजीकरण के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, PC, लैपटॉप या टैबलेट के गूगल क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करना होगा ucc.uk.gov.in। तो जैसे आप इसको सर्च करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। यदि आपने यूसीसी में पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन का चयन करें, और यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, यूसीसी में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है, तो पहले आप अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे और उसके बाद आप साइन अप करेंगे। तो जैसे आपने अप्लाई नाउ में क्लिक किया आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। इस इंटरफेस में आप देखेंगे सिटीजन, CSC या फिर ऑफिसर के माध्यम से आप अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चूँकि आप एक आम नागरिक हैं या फिर एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आप प्राथमिकता दें अपने ही स्तर से इसका रजिस्ट्रेशन कराने की। सबसे नीचे आप देखेंगे डू नॉट हैव एनी अकाउंट, तो आपको इसी में क्लिक करना है और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन यूसीसी की वेबसाइट में कराना है। उसके बाद ही आप अपने विवाह का पंजीकरण करवा सकते हैं। तो जैसे आप इसमें साइन अप करते हैं तो इस प्रकार के 2 विकल्प आपके पास आते हैं कि रजिस्टर ऑनलाइन या रजिस्टर ऑफलाइन। तो आपको ऑनलाइन का चयन करना है। ये आधार बेस पे होता है, आधार आपको लिखना होगा अपना और उसके बाद आपके पास OTP आता है, वेरिफिकेशन होता है और तब आपको आपका पासवर्ड चुनना होता है और उसके बाद आपको कंफर्मेशन कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जिसके बाद आपको UCC ID मिल जाती है और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा। तो यहाँ पर जब हम अप्लाई नाउ में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक नया पेज खुलेगा और उसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे, देख सकते हैं आप। आधार नंबर पूछा जाता है इसमें और जितनी भी ये डिक्लेरेशन है उनको आपको टिक करके आपको एग्री करना होता है कि आप इन डिक्लेरेशंस का पालन करते हैं। यहाँ पर आधार नंबर आपको लिखना होगा और यहाँ पर ये नीचे भी आप देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन है, इनमें आपको टिक कर देना है बारी बारी से। और सबसे नीचे कैप्चा कोड भी दिख रहा होगा, तो कैप्चा कोड को आप पहले से ही भर लें और उसके बाद आधार नंबर आप अंत में भर दें। तो उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास OTP आएगा। OTP
ओटीपी से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आप वही व्यक्ति हैं जिनका आधार यहाँ पर डाला गया है अथवा नहीं डाला गया है। तो यहाँ पर हम आधार भर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ में क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने आधार भर दिया है और अप्लाई नाउ में जैसे हम क्लिक करेंगे आपके पास नया पेज खुलेगा। सेंड ओटीपी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अप्लाई नाउ की जगह सबसे नीचे सेंड ओटीपी लिखा गया है, तो सेंड ओटीपी में आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास ओटीपी चला जाता है और इस ओटीपी को आपको यहाँ पर भरना होता है वेरिफिकेशन के लिए कि आप वही व्यक्ति हैं जिनका आधार नंबर अभी डाला गया है। तो आपका जो मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल फ़ोन है, जो आधार से लिंक है, वो आपके पास मौजूद होना चाहिए उस समय। साथ ही साथ अभी जब आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे करेंगे तो आपके जो स्पाउस है उनका भी मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है वो भी होना चाहिए। तो हमने यहाँ ओटीपी डाल दिया और इसको वेरीफाई ओटीपी कर दिया है। तो जैसे हम वेरिफिकेशन ओटीपी का करते हैं तो यहाँ पर एक नया पेज खुलेगा और ये डिटेल आ जाएगी आपकी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी आ जाएगी कि आप जो फलाना व्यक्ति हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी, नाम भी आ जाएगा। अब आपको इसमें पासवर्ड अपने हिसाब से भरना होता है। आप अपने हिसाब से पासवर्ड का चयन कर सकते हैं कि आप किस प्रकार से पासवर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आपको लिखना होगा जो कि आधार से लिंक है। तो उसको लिखने के पश्चात आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट में क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप क्रिएट अकाउंट में क्लिक करते हैं आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आपको एक यूसीसी नंबर मिल जाता है जो आपकी यूज़र आईडी कहलाएगी और पासवर्ड यही आपका काम आएगा जो आपने अभी ये पासवर्ड बनाया है। तो जब आप यूसीसी की ऑफिशियली वेबसाइट में लॉगिन हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको कई विकल्प दिखाई दे जाएंगे। इनमें आपको 3 विकल्प सबसे टॉप में दिखाई दे रहे होंगे, तो उनको भी आपको चयन करना है कि इनमें से आप किस विकल्प का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर पहला विकल्प जो है ये है यदि आपका विवाह का पंजीकरण करना है उसके लिए है। दूसरा विकल्प है कि यदि आप डिवोर्स हो रखा है आपका, उसका विकल्प है। और तीसरा विकल्प है यदि आप लिव इन में रह रहे हैं तो उसका पंजीकरण करवाने के लिए विकल्प है। तो यहाँ पर जब हम विवाह का पंजीकरण के लिए विकल्प में क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर अभी हम आपको दिखाएंगे। पहले तो यहाँ देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन फॉर मैरिज, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड मैरिज और रजिस्ट्रेशन ऑफ डिवोर्सी। तो यहाँ पर दूसरा जो विकल्प है वो डिवोर्स के लिए है और तीसरा विकल्प जो है वो आपका लिव इन रिलेशन के लिए है कि आपको उसके लिए भी अब रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो गया है। तो फिलहाल हमें अभी पहला वाला जो विकल्प है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज उसको आपको करवाना है, तो हम उसमें क्लिक कर देते हैं और उसमें भी आपको अभी 2 विकल्प दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर हमने अप्लाई नाउ में जैसे ही क्लिक किया तो ये 2 विकल्प आपको दिखाई दे गए हैं। पहला विकल्प उनके लिए है जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है, पहली बार उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और दूसरा विकल्प उनके लिए है यदि उन्होंने पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है तो उनको यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन देने होगा। तो हम यहाँ पर पहले विकल्प में क्लिक करते हैं कि अभी तक हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है। अब इसमें सर्विस चार्जेस भी पड़ता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। स्टैंडर्ड सर्विस जो है वो आपकी 250 रुपया है। इसमें आपको 15 से 20 दिन में आपका ये रजिस्ट्रेशन घर पहुंच जाएगा। और जो तत्काल सेवा है, यदि आपको 1 या दिनों में तत्काल इसको बनवाना है तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं। इसकी कीमत अभी 2500 रुपये रखी गई है, 2500 हो सकता है ये घट बढ़ भी सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो पोर्टल में दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पर जो अपना चयन किया है वो सामान्य शुल्क को लेके किया है 250 रुपये को लेके। अब यहाँ पर कई स्टेप आ जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाएगी, उसके बाद अन्य विकल्प जितने भी 3-4 स्टेप है उनको आपको क्लियर करना होता है और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसमें हम आगे बढ़ेंगे और आपको पूरा बताने का प्रयास करेंगे कि ये आपको किस प्रकार से भरना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दाईं तरफ स्क्रीन में आपको भाषा के चुनने का भी विकल्प दे रखा है। यदि आपको इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में इसको पेज को कन्वर्ट कर सकते हैं भाषा को। तो कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको हिंदी में समझ में आएंगे, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको इंग्लिश के समझ में आएंगे। तो आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार भाषाओं को यहाँ पर बदल सकते हैं, बार बार बदल सकते हैं। तो यहाँ पर अब विकल्प देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या विकल्प मांगे गए हैं। क्या शादी में पंजीकृत होने के लिए कई यहाँ पर पति पत्नी हैं तो कई नहीं है, केवल एक पति और एक पत्नी है, तो इसमें आप नहीं में टिक लगा देंगे। पहला इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया है तो इसमें नहीं में टिक लगाएंगे। तब दूसरा यहाँ पर ऑप्शन खुल जाता है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प है, क्या ज्ञापन संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है या अकेले। क्या आप ये कंबाइंड रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर रहे हैं या अकेले कर रहे हैं। तो यहाँ पर संयुक्त रूप से ही लिखना होगा। शादी की तारीख यहाँ पर जो भी आपकी विवाह की तिथि रही होगी उसको आपको यहाँ पर जो कैलेंडर दे रखा है ऑटोमेटिक, उसके आधार पे यहाँ पर चुन लेना है और विवाह की तिथि यहाँ पर डाल देनी है।
तो यहाँ पर हम काल्पनिक विवाह की तिथि डाल रहे हैं, ओरिजिनल नहीं डाल रहे हैं। तो जो भी विवाह की तिथि होगी, वैसे ये मार्च 2010 के बाद जिनका विवाह हुआ होगा उनके लिए आवश्यक है। मार्च 2010 से पहले जिनका विवाह हुआ है फिलहाल उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डाल दिया है। और उसके बाद विवाह में कौन सा पक्ष उत्तराखंड का निवासी है, यदि दोनों हैं तो आप दोनों लिखेंगे, यदि पत्नी है तो पत्नी का उल्लेख करेंगे, पति है तो पत्नी का उल्लेख करेंगे। अब यहाँ पर पत्नी निवास की किस श्रेणी में आती है, अब यहाँ पर कई सारे विकल्प दे रखे हैं, इनका आप बारी बारी से अध्ययन कर लें और जिस श्रेणी में पत्नी आती है उसका आप चयन कर लें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत स्थायी निवासी है। तो जो हम ये फॉर्म भर रहे हैं उसमें ये पहला ही पॉइंट हमें सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इस केस में जो ये उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उन्हीं का हम चयन कर लेते हैं। बारी बारी से आप अध्ययन कर सकते हैं पॉइंट वाइज, जो भी आपको सूटेबल लगे, जो आपको यहाँ पर लगता है कि आपका ये पॉइंट है उसमें आप क्लिक कर दें। हमने पहले विकल्प का चयन कर दिया है। अब यहाँ पर स्थायी निवास का प्रमाण चुने, तो स्थायी निवास यहाँ पर देख सकते हैं एक अधिवास निवास प्रमाण पत्र है और एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र है। अधिवास जो कि मूल निवास कहलाता था वो फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है, लेकिन कईयों के अभी भी बने हुए हैं, अब नहीं बन रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ पर इस केस में पत्नी का अधिवास या मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो हमने अधिवास प्रमाण पत्र का चयन कर दिया है। अब यहाँ पर जिसका भी आपने चयन किया है उसको आपने यहाँ पर अपलोड भी करना है, अपलोडिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर है। तो आप फोटोग्राफ्स खींच लें उनकी पहले से ही और इनको साइज रिसाइज करके रखें 100 KB तक, तो ये आसानी से अपलोड हो जाएंगे और अपलोडिंग में कोई भी समस्या आपकी नहीं आएगी। ये हम उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको इनको अपलोड करना है। तो यहाँ पर ये अपलोड भी हो गया है, जैसे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अब नीचे के जो स्टेप्स आ रहे हैं उनमें पति का जो निवास स्थान है उसके बारे में डिटेल पूछी गई है। तो जैसे अभी आपने ऊपर पत्नी के बारे में डिटेल भरी है, सेम उसी प्रकार से आप चयन कर सकते हैं अपनी कंडीशंस के आधार पे कि आपकी कंडीशन क्या है, आपका पहले से यहाँ पर मूल निवासी हैं या स्थायी निवासी है या फिर 1 साल से अधिक का समय आपको यहाँ रहते हुए हो गया है। जो भी आपकी कंडीशंस हैं उसके अनुसार आप इन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर लेंगे। तो इस केस में पति भी यहाँ पर उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, स्थायी निवासी है, तो इसका हमने चयन कर लिया है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्थायी निवास का जो प्रमाण है वो चुनना है, अधिवास प्रमाण पत्र है जिसको मूल निवास प्रमाण पत्र भी बोला जाता था, या स्थायी निवास प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पर हमने अधिवास प्रमाण पत्र चुन लिया और फिर से इसको अपलोड करने के लिए यहाँ पर हिंट दिया जाता है कि आप इसको अपलोड भी करें। तो उसी प्रकार से आपको अपलोड कर देना है। जिस डेस्टिनेशन में आपने अपने PC, लैपटॉप या कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल में इनको सेव करके रखा होगा उसको आप चयन करके इसको अपलोड कर सकते हैं। ये पूरा जो हम अपलोड कर रहे हैं ये मात्र एक उदाहरण के तौर पे आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पर आप इसको सेव भी कर सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। जो जो यहाँ पर सूचनाएं मांगी जा रही हैं उनको आप भरते रहें और सेव जरूर करें और उसके बाद आगे बढ़ते रहें। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला कर देते हैं। जैसे हम अगला करते हैं तो आप बाईं तरफ देखेंगे एक स्टेप कंप्लीट हो गया है, पंजीकरण का विवरण। अब उसके बाद क्षेत्राधिकारी का विवरण यहाँ पर हमें चयन करना है, उप पंजीयक का अधिकार क्षेत्र। तो इसमें भी 3 विकल्प आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनमें से एक विकल्प चुनना होता है। तो जहाँ पर उत्तराखंड के भीतर वर्तमान पते के स्थान पर जो अधिकार क्षेत्र रखने वाला उप पंजीयक, इसका ही आप चयन करें तीसरे विकल्प का, कि जहाँ आप रह रहे हैं उसी का चयन करेंगे तो वो आसानी होगी। जो नगर निगम, नगर क्षेत्र, नगर पंचायत या जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ से आपको कॉल भी आएगी वेरिफिकेशन की। तो यहाँ पर आपने उसका चयन कर दिया है। उत्तराखंड के भीतर अधिकार क्षेत्र निर्दिष्ट करें, तो जहाँ पर आपका स्थायी निवास है वहीं के अधिकार क्षेत्र को आप निर्दिष्ट कर देंगे। अब इसके बाद जब हम अगला करते हैं सेव करने के बाद, तो ये तीसरा ऑप्शन आ जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्नी का विवरण और उसके बाद पति का विवरण भी आएगा। तो पत्नी के विवरण में पहले जो सेल्फ डिक्लेरेशन है पत्नी की ओर से उसमें आपको टिक करना होगा और टिक करने के बाद आपको पत्नी का यहाँ पर आधार नंबर लिखना होगा और आधार नंबर लिखने के पश्चात आपको OTP आएगा पत्नी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आधार से लिंक होगा, उसमें आपको वेरिफिकेशन करना होगा। और जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आगे की सूचनाएं कुछ प्रीफिल्ड आपको दिखाई देंगी और कुछ सूचनाएं आपको फिर इसमें भरनी होंगी। तो हम यहाँ पर पत्नी का आधार नंबर डाल देते हैं और OTP के बेस में इनका वेरिफिकेशन करते हैं
जो ये तीसरा स्टेप चल रहा है पत्नी का विवरण में। तो यहाँ पर हमने देखिए आधार नंबर डाल रहे हैं और आपको उदाहरण सहित बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो ये जब आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करें। और इसके बाद हमने सेंड OTP कर दिया। जैसे हम सेंड OTP करते हैं तो यहाँ पर 6 डिजिट का सेंड OTP आ जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर जो OTP है उसको भरना होता है और वेरिफिकेशन करना होता है। कैप्चा कोड में कई बार परेशानी हो जाती है, 0 और O में हमें समझने में दिक्कत हो जाती है। तो जब भी ऐसा कैप्चा कोड आए तो आपको उसको रिफ़्रेश कर देना है, नया कैप्चा कोड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 6 डिजिट का OTP भी भरने का प्रयास करते हैं और उसके बाद इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे हम वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर पत्नी की कुछ डिटेल्स हो गई, उनका नाम आ गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई ये और एड्रेस हो गया, वो परमानेंट जो आधार में होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। आपको सूचनाएं आपको भरनी होगी कि इनकी नेशनलिटी क्या है, ये किस संप्रदाय के हैं, हिंदू धर्म के हैं या फिर किसी अन्य धर्म के हैं। और इन सूचनाओं के साथ यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आप अपने विवाह प्रमाण पत्र में अपने नाम के साथ कुछ उपनाम जोड़ना चाहते हैं। जैसे आजकल ट्रेंड चल रखा है कि आप मायके का वो भी जोड़ देते हैं अपनी कास्ट और फिर ससुराल पक्ष की कास्ट भी जोड़ देते हैं। तो उसको आप नहीं लिखे तो बेहतर होगा क्योंकि आगे समस्याएं आती हैं आधार में वेरिफिकेशन, क्योंकि आधार में आपका एक ही कास्ट होती है। तो यहाँ पर अब आप धर्म चुन लें कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। जो भी धर्म आपका है उसको आप सिलेक्शन कर सकते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, OBC, SC, ST, इसका भी आप चयन कर लें। आयु प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज चुनना है आपको। कक्षा 10 की मार्कशीट हो सकती है या फिर आपका पैन नंबर हो सकता है या फिर आपका पासपोर्ट हो सकता है या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है। जो भी आपके पास उपलब्ध हो पत्नी का उसको आप यहाँ पर चुन लें और उसको अपलोड भी करना है। तो जैसे 10th कक्षा 10वीं की मार्कशीट का हम चयन कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे ऑथेंटिक होता है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। और उसके बाद यहाँ पर इसको अपलोड भी कर देना है। फोटोग्राफ्स पहले से ही खींच के रखें और उनका साइज रिसाइज करके रखें, 100 KB से कम हो और उसको अपलोड करने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये आपने अपलोड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो संरक्षक का प्रकार चुने, माता पिता उनके संरक्षक हैं या कानूनी संरक्षक है तो माता पिता का चयन कर लें। यहाँ पर आप देखेंगे कि मोबाइल नंबर भी लिखना है और यहाँ पर पत्नी का मोबाइल नंबर, पत्नी का अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो वैकल्पिक मोबाइल नंबर होता है जिनमें स्टार लगे होंगे रेड कलर के, वो मैंडेटरी हैं, उनको भरना आवश्यक है। और जिनमें स्टार नहीं लगे हुए हैं उनको भरना आवश्यक नहीं है। तो पत्नी का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है उसका आप चयन कर ले। वैकल्पिक मोबाइल नंबर को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ईमेल आईडी यदि उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको नहीं भी भरेंगे तो ये मैंडेटरी नहीं है। तो इन सब स्टेप्स को भरने के बाद पत्नी के माता पिता का विवरण भी आपको भरना होगा कि माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का मोबाइल नंबर क्या है, माता का अल्टरनेट मोबाइल नंबर क्या है, ये मैंडेटरी नहीं है। ईमेल आईडी, पत्नी का के माता पिता का नाम, राज्य किस, पता भी लिखना है कि किस राज्य से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारी सूचनाएं आपको पहले से ही एकत्रित करके रख देनी है, पत्नी पक्ष की भी और अपने पक्ष की तो आपको मालूम होगी ही। तो ये डिटेल्स जब आप फुलफ़िल कर देंगे सारी, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में चले जाना है सेव करने के बाद। तो यहाँ पर हम ये पत्नी का नाम सब कुछ लिखने के बाद ये आप नीचे जब सेव भी करते रहें और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाते रहें। यहाँ पर हम फिर से आपको ये बता रहे हैं कि आपको क्या क्या विकल्प देखने को मिलेंगे इस फॉर्म में। तो उसी के आधार पे आप ये डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार करके रखें, ये सूचनाएं तैयार करके रखें। और ये जो आ रहा है, क्या पत्नी के माता पिता में कोई उत्तराखंड का निवासी है, तो ये ऑब्वियसली निवासी हैं या नहीं है, जो भी आप देखें यहाँ पर। और उसके बाद ये मैरिज सर्टिफिकेट का नंबर, तो ये आप डालने की आवश्यकता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद पत्नी का स्थायी पता, पत्नी का वर्तमान पता, इसको आपको लिखना है अपने हिसाब से। अब यदि आप ही के साथ रह रहे हैं, ससुराल में रह रहे हैं, तो पूरा वहीं का एड्रेस डालें क्योंकि इसी एड्रेस पे ये सर्टिफिकेट भी आना है, मैरिज सर्टिफिकेट। तो इनको आप बारी बारी से देख लें, अध्ययन कर लें और इसी हिसाब से आप सूचनाएं एकत्रित करके तैयार रखें और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में भी वही है, सेम यही प्रोसेस होने वाला है पति के लिए कि पति का विवरण सेम इसी प्रकार से होने वाला है। ये देख सकते हैं आप कि पति के विवरण के लिए फिर से वही आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, OTP आपके पास आएगा, फिर से वही चीज़ें आपके पास आएंगी। देख सकते हैं आप, पूरा प्रोसेस वही है कि
ये देखिए पूरा फॉर्म जो पत्नी के विवरण में भरा था वही अब पति के विवरण में भी सेम उसी टाइप का आपको फॉर्म भरना है, और उसी के आधार पे आपके पास जैसे आधार का वेरिफिकेशन हो जाएगा, OTP आ जाएगा। ये सब कुछ होने के बाद आप वैसे ही फॉर्म भर लें जैसे पत्नी के विवरण में भरा था। अपने हिसाब से जो आपकी डिटेल्स हैं उसको आप भर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिटेल्स यहाँ पर प्री फिल्ड आ जाती है पति की भी, और यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस ये पूरा वही कर सकते हैं जैसे हमने पिछली बार किया था अभी पत्नी के मामले में। और भाषा का चयन हमने जैसे आपको बताया कि आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी चुन सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, जिस भाषा से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है आप उसका चयन कर सकते हैं। तो इसको बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि नया स्टेप खुल के सामने आ जाएगा, और इस स्टेप में आपसे पूछा जाता है विवाह पंजीकरण का विवरण। इसमें विवाह समारोह का प्रकार पूछा जाता है कि आपका विवाह किस हिसाब से हुआ, सप्तपदी हुआ, जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आर्य समाजी विवाह हुआ है, ये जितने भी हैं आपके मंगल केरस फेरम हुआ, जो भी हुआ, तो यहाँ पर हम जैसे मंगल फेरम का चयन कर लेते हैं या सप्तपदी का चयन कर लेते हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो भी विवाह हुआ होगा उसको हम चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, हम इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको हिंदी में तो इसको इंग्लिश में हम चयन कर लेंगे, और इंग्लिश की लैंग्वेज चयन करने के पश्चात हम यहाँ पर देखते हैं कि अब इसमें विकल्प क्या आ जाएगा, क्योंकि कई बार हिंदी के ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश में समझ में आ जाते हैं और हिंदी में समझ में नहीं आते, और कई ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश के जो हिंदी में समझ में आ जाते हैं इंग्लिश में समझ में नहीं आते। तो आप अपने हिसाब से, हमने पहले भी बोला है कि लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो हम जिन जिन स्टेप्स में पहुंच गए थे, हो सकता है ये आपने सेव नहीं किए हो, तो ये आप यहाँ पर से डायरेक्टली उन स्टेप्स में भी आ सकते हैं। तो किस एक्ट के तहत, किस नियम के तहत आपका ये विवाह हुआ है, तो आप उसका चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मंगल फेरे का चयन कर लिया है, और उसके बाद जो दूसरा विकल्प खुलता है कि जिनके द्वारा विवाह करवाया गया है, क्या उनके द्वारा आपको कोई प्रमाण पत्र दिया गया है। जैसे आप यदि आर्य समाज में विवाह करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है, लेकिन जो हिंदू रीति रिवाज में 7 फेरों के हिसाब से विवाह होता है शायद उसका प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा। यदि आपका 7 फेरों के हिसाब से विवाह हुआ है, जो सामान्य विवाह कहलाते हैं, तो यहाँ पर आप सेल्फ डिक्लेरेशन में ओके करेंगे। प्लेस ऑफ मैरिज, कौन सी जगह पे आपका विवाह हुआ है, और जितने भी यहाँ पर आपको वांछित सूचनाएं पूछी गई हैं उसको आपको यहाँ पर भरना होगा कि आप के विवाह के समय यहाँ पर विद इन द उत्तराखंड के अंदर हुआ है या उत्तराखंड के अलावा देश के किसी अन्य जगह पे हुआ है, और वो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी होगी। एड्रेस लिखना होगा कि विवाह समारोह का स्थल क्या था, और ये भाषा भी आप चेंज कर सकते हैं। हमने पहले भी बताया कि यदि आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड में समझने में परेशानी हो रही है तो आप हिंदी में उसका सिलेक्शन कर दें, या फिर हिंदी के वर्ड में समझने में परेशानी हो रही है तो भाषा को इंग्लिश में चयन कर दें, तो वहाँ पर आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। ये धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन देखते जाएंगे, और उसके बाद विवाह समारोह आयोजित करने वालों का विवरण, यदि पंडित जी जिनके द्वारा भी आपका विवाह हुआ है, प्रीस्ट हैं या जो भी हैं, उनका यदि विवरण आपके पास उपलब्ध है तो उसको भी आप यहाँ पर भर सकते हैं, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर इत्यादि। लेकिन ये मैंडेटरी भी नहीं है, और क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है रेड कलर से, तो ये मैंडेटरी भी नहीं है। यदि आपके पास सूचनाएँ उपलब्ध हैं तो आप भर लें, और यदि सूचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं तो इसको केवल सेव कर दें और आगे बढ़ जाएँ। तो अगले में आप देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया पेज और खुल गया है, और उसमें बच्चों का विवरण आता है कि यदि आपकी शादी अभी विद इन 6 मंथ या फिर कम ही समय हुआ है तो ऑब्वियसली अभी बच्चे नहीं होंगे, लेकिन यदि शादी को ज़्यादा समय हो गया है तो बच्चे भी होंगे, तो उनका विवरण भी भरना होगा। यहाँ पर जैसे हमने हाँ क्लिक किया इस केस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों की सूचनाएँ भी आपको भरनी होती हैं। तो यहाँ पर जो जो सूचनाएं मांगी गई हैं कि बच्चों का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसके आधार पे, या फिर आप अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहें तो उसके आधार पे आप बच्चों का विवरण भर सकते हैं। और यदि रिसेंटली मैरिज हुई है तो आप नहीं भर दें और सेव करके इसको आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर है गवाहों का विवरण। आपके पास कम से कम 2 गवाह होने चाहिए, उनकी उम्र 25 साल से अधिक होनी चाहिए, और गवाह सामने मौजूद होने चाहिए क्योंकि उनका वीडियो क्लिप भी बनेगा इसी के माध्यम से। तो यहाँ पर गवाहों का आधार नंबर, उनका जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है वो भी उनके पास उस समय उपलब्ध होना चाहिए। तो पेरेंट्स को अपने गवाह वैसे ना बनाएं, क्योंकि कुछ साथियों के फॉर्म्स इस वजह से भी रिजेक्ट हो चुके हैं।
तो गवाह ऐसे को बनाएं जो आपके करीबी हो, निकटवर्ती हो और आपको ढंग से जानते हो और उनका आधार मोबाइल से लिंक हो। तो पहले गवाह में जैसे हमने उनके आधार का लिंक किया, आधार को वेरीफाई किया, उसके बाद उनकी डिटेल खुल जाती है और डिटेल खुलने के बाद उनका यहाँ पर देखिए ये वीडियो जो हम शुरू करेंगे तो वीडियो के लिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी आ जाता है, ये टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा हुआ आएगा, उसको पढ़ के आपको बोलना होता है। 1 मिनट का या 2 मिनट का वीडियो होता है। इसी प्रकार दूसरे गवाह के लिए भी यही प्रोसेस किया जाएगा। अब इसके बाद जब गवाहों की गवाही भी हो जाएगी, वीडियोग्राफ्स अपलोड हो जाएगा और जो उनकी डिटेल्स वो फीड हो जाएगी, उसके बाद जो अन्य दस्तावेज हैं उनको भी फीड करना होता है, जिसमें आपकी पत्नी का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ्स होगा, आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ्स होगा, आप दोनों का एक साथ का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ्स होगा। शादी के समय जब आप बैठे होंगे अपने कॉस्ट्यूम में, उस समय का फ़ोटोग्राफ्स होगा और आपके विवाह का जो आमंत्रण पत्र है, जो शादी का कार्ड है, उसका भी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट में जब आप जाएँगे तो यहाँ पर आपको घोषणाएँ देखने को मिलती है, जिनमें आपको बारी-बारी से टिक कर देना है और टिक करने के पश्चात जब आप इस चरण को अंतिम चरण में पहुँच जाएँगे तो आपको फिर उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको आप नेट बैंकिंग के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि इसके बाद जो पेमेंट का ऑप्शन आएगा वो किस प्रकार से होगा। तो अब यहाँ पर जब आप जमा करें में जैसे ही क्लिक करेंगे, दाईं तरफ आपको टोटल चार्जेस दिख जाएंगे, जो कि सामान्य चार्जेस हैं 250 रुपया। तो इसमें हमें क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड टू पेमेंट में हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर विकल्प खुलेगा गूगल पे के माध्यम से या डेबिट कार्ड के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, कई सारे विकल्प आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये खुल जाएंगे तो हम यूपीआई पेमेंट के माध्यम से इसमें पेमेंट करने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पर यूपीआई पेमेंट के माध्यम से जैसे ही पेमेंट करेंगे तो क्यूआर कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके इसका पेमेंट कर देंगे। तो जैसे आप पेमेंट करेंगे ध्यान रखिएगा कि आपको बैक स्क्रीन में नहीं आना है। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर यूर स्टेटस जो ट्रांजैक्शन है, स्टेटस इज सक्सेस आ गया है। इसके पश्चात आपके लॉगिन पेज, जो यूसीसी का लॉगिन पेज है, उसमें आपको ये पेंडिंग का ऑप्शन भी दिखाई दे जाएगा। कुछ समय पश्चात आपके नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत क्षेत्र से आपको छोटी सी कॉल आ सकती है आपका वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद आपके लॉगिन पेज में पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपका जो विवाह पंजीकरण है, जो डॉक्यूमेंट है, वो डाउनलोड होकर कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई दे जाएगा। साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यूसीसी की ऑफिशियली वेबसाइट में साइन अप करने का तरीका बताया, साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बताया कि आप किस प्रकार से अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। धन्यवाद।